बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 9 में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आप इसमें पूरा इंटरेस्ट लेंगे, इसको समझेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। आप सब ने एटम का स्ट्रक्चर देखा होगा। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि एटम्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और ऑर्बिट्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिजाइड करते हैं एंड ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। लेकिन एटम का स्ट्रक्चर जैसे हमें आज नज़र आता है तो स्टार्ट में एटम का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं था। इसके पीछे बहुत सारी डिस्कवरीज़ हैं, बहुत सारी रिसर्चेज़ हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट की अपने अपने तौर पर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, बहुत सारा काम किया है इस पर, तब जाके हमें एटम का स्ट्रक्चर मिला है। तो स्टार्ट करते हैं। हम अपनी बेसिक थ्योरीज़ की तरफ आते हैं। एटॉमिक थ्योरीज़, द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल्स थ्रू हिस्ट्री। सबसे पहले डेमोक्रिटस आए। दे आर द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि जो एटम है वो छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है। मैटर जो है वो छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है जिसको एटमॉस कहा जाता है। डेमोक्रिटस का ये जो मॉडल था उसमें उन्होंने बताया कि एटम क्या होता है। सॉलिड होता है, इंडिविजिबल स्फीयर। सॉलिड मतलब कोई भी सॉलिड चीज़, इंडिविजिबल का मतलब होता है जिसको आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते उनके फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। जैसे अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि जो एटम है वो एक बॉल की तरह है। इसमें की आइडिया हमें ये मिलता है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी इंडिविजिबल पार्टिकल, कि मैटर जो है वो छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है। यानी कि इसमें की आइडिया हमें इंडिविजिबल पार्टिकल्स मिले। नेक्स्ट आए जॉन डाल्टन। उनका जो एक्सपेरिमेंट्स का ड्यूरेशन है वो है बेसिकली 1766 से लेकर 1844 तक। दे प्रपोज द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल लॉज। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल लॉज के ऊपर एटॉमिक थ्योरी पेश की। इनके मॉडल के मुताबिक वो कहते हैं कि जो एटम है वो एक सॉलिड स्फीयर है, बिलियर्ड बॉल मॉडल, जिसको बिलियर्ड बॉल मॉडल भी कह सकते हैं। डेमोक्रिटस का जो मॉडल है, उनकी जो थ्योरी है वो जो जॉन डाल्टन का है, इनका तकरीबन सेम है। उसने भी यही कहा था कि एटम हमारे पास सॉलिड स्फीयर है और इन्होंने भी यही कहा है कि ये सॉलिड स्फीयर है। इसमें की आइडिया में ये मिलता है कि एटम्स आर इंडिविजिबल, कि एटम्स इंडिविजिबल हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो देखने में एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल्स होते हैं। एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो। आपस में एटम जो है वो एक होल नंबर रेशो के साथ कंबाइन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जे थॉमसन का। दे हैव डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1897 थ्रू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। ये सारा फर्दर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे। इनके मॉडल को हम प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। यानी कि एक स्फीयर है और उसके अंदर जैसे पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होते हैं। इसमें की आइडिया ये मिलता है कि एटम्स आर डिविजिबल। उन्होंने कहा था कि अब एटम्स क्या है कि डिविजिबल है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जैसे एक प्लम होता है, ये जैसे एक केक होता है, उसके ऊपर और छोटे छोटे बेरीज डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं, तो बिल्कुल इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। उन्होंने कहा था कि ये जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज है और इस पॉजिटिवली चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं, यानी कि एम्बेडेड होते हैं, यानी कि उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड परफॉर्म द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इन 1909। बाज़ जगह पर इनका ईयर ऑफ डिस्कवरी आता है 1911 और बाज़ जगह पर आता है 1909। रदरफोर्ड के मॉडल को हम एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं या फिर न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे हमें की कंसेप्ट मिलते हैं। उन्होंने कहा था कि एटम हैज़ अ स्मॉल डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस। इनके मॉडल को हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के नाम से भी कहते हैं या फिर इसको न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने कहा कि जो एटम है वो स्मॉल छोटा होता है, डेंस होता है, यानी कि वजनी होता है, पॉजिटिव न्यूक्लियस, और उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। मोस्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी स्पेस। एटम के अंदर तकरीबन जो जगह होती है वो खाली होती है, यानी कि वैसे तो एटम बड़ा होता है लेकिन एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वहीं सारा उसका मास लेता है, जो बाकी का एटम होता है वो खाली होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नील बोहर। नील बोहर का मॉडल। दे प्रपोज्ड इलेक्ट्रॉन्स
मूव इन फिक्स सर्कुलर पाथ और एनर्जी लेवल्स। इन्होंने हमें एनर्जी लेवल का कंसेप्ट दिया और कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन एनर्जी लेवल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इन सारे मॉडल्स को हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इनका मॉडल जो है इसको प्लानिटरी मॉडल भी कहते हैं। प्लानिटरी मॉडल जैसे हमारा निज़ाम शम्सी है, उसके दरमियान में सूरज और बाकी सितारे उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। इनके की आइडिया में हमें ये कंसेप्ट मिलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन फिक्स सर्कुलर एनर्जी लेवल्स, की जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेवल्स में मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जंप बिटवीन लेवल्स बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन एनर्जी लेवल के जंप करते रहते हैं, मतलब ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं, बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो कि 1926 के अंदर प्रेजेंट की गई। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स। इन्होंने हमें ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट दिया। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पाया जाना, ठीक है। आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, इसलिए कि जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें ये बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल्स के साथ साथ वेव की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि वेव एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा ट्रैवल करती रहती है, वो एक ट्रैवलिंग चीज़ है, इनके वो ट्रैवल करती रहती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को भी हम ये कह सकते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस जगह पर फिक्स है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, बल्कि हम अपनी तरफ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनके मॉडल को जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल भी कहते हैं। इसमें की आइडियाज़ ये मिलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन ऑर्बिटल्स। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स होते हैं। बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, इनका जो मॉडल है वो क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है। मोर एक्यूरेट एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटम। इन्होंने हमें एटम के बारे में ज़्यादा अच्छी और समझने वाली बातें बताई एटम्स के बारे में। अब फर्दर इसका देख लेते हैं स्टार्ट से कि एटम हमारे पास इंडिविजिबल पार्टिकल है, ये हमारा फिलासफिकल आइडिया है। इंडिविजिबल सॉलिड स्फीयर है, ये है साइंटिफिक थ्योरी। एटम्स आर डिविजिबल, ये है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉल न्यूक्लियस विद इलेक्ट्रॉन्स अराउंड, इलेक्ट्रॉन इन फिक्स एनर्जी लेवल्स और इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। अब इसमें कंक्लूजन ये कि आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटम हैज़ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल आइडियाज़ टू मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। यानी कि हमने सिंपल आइडिया से लेकर मॉडर्न क्वांटम थ्योरी तक सारे के सारे एटम को समझा है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। 1911 या फिर 1909 के अंदर रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी बेस पर उन्होंने एक मॉडल प्रेजेंट किया। इसकी मेन पॉइंट्स ये हैं, द एटम हैज़ अ स्मॉल डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। इन्होंने कहा था कि जो एटम है वो छोटा होता है, डेंस होता है और उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। कि एटम का जो तकरीबन वज़न होता है, जो मास होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास को अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन्स लाइटर पार्टिकल्स है और इनका मास ना होने के बराबर होता है। इसलिए जब भी हम न्यूक्लियस के मास को देखते हैं तो बेसिकली जब भी एटम के मास को देखा जाता है तो हम उसके न्यूक्लियस के मास को कंसीडर करते हैं। और क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो कि हैवियर पार्टिकल्स हैं देन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस अलाउइंग अल्फा पार्टिकल्स टू पास थ्रू। ज़्यादातर जो एटम है वो खाली है, इसलिए वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गुजर गए थे। नेक्स्ट हम इसका सारा डायग्राम के साथ देखते हैं कि किस तरह उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। The positive charge of the nucleus is balanced by the negative charge of the electrons, making the atom electrically neutral. इसमें ये मेन पॉइंट है, इन्होंने हमें ये बताया कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब जितने प्रोटॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, जो कि ओवरऑल एटम को न्यूट्रल बनाते हैं। रदरफोर्ड प्रपोज्ड इस मॉडल बेस्ड ऑन द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को यूज़ करके एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको कहते हैं कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब इसका ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है, इसकी फिगर में देख लेते हैं कि पहले इन्होंने रेडियो एक्टिव सोर्स यूज़ किया। रेडियो एक्टिव सोर्स वो सोर्स होता है जिससे रेडिएशंस निकलती हैं स्टूडेंट्स, मतलब जिससे रेडिएशंस निकलती हैं और रेडिएशंस आपको पता है कि वो ट्रैवल करती हैं।
अब इसी रेडिएशन सोर्स के बिल्कुल सामने उन्होंने रखा था एक गोल्ड फॉइल, यानी कि गोल्ड की बनी हुई एक पतला सा पेपर। अब होता क्या है, अब इसी गोल्ड फॉइल के अराउंड उन्होंने एक डिटेक्टर रखा, ठीक है। आप इसको स्क्रीन भी कह सकते हैं, फोटोग्राफिक स्क्रीन भी कह सकते हैं, फिल्म भी कह सकते हैं। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स के, जैसे ये रेडिएक्टिव सोर्स से रेडिएशंस निकले, ये रेडिएशंस गोल्ड फॉइल से टकराएं। जब टकराएं तो उसमें 3 हमारे पास बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको ए, बी और सी से रिप्रेजेंट किया गया है। इसको फर्दर समझ लेते हैं। जो ए वाले थे वो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गए थे। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गए थे, जिनको ए से रिप्रेजेंट किया गया था। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि डिफ्लेक्ट हो गए थे एट लार्ज एंगल्स, जिनको बी से रिप्रेजेंट किया गया। इस तरह से कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो गोल्ड फॉइल से बिल्कुल गुजरे ही नहीं हैं, वो वापस मुड़ के आ गए, जिनको सी से रिप्रेजेंट किया गया है। ये छोटे डायग्राम में भी इस चीज़ को दिखाया गया है, यानी कि जब कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए हैं, कुछ ऐसे थे जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए थे, और कुछ ऐसे थे जो कि वापस पीछे मुड़ के आए हैं। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इसमें मैं आपको समझाती हूँ। जो वापस पीछे मुड़ के आ गए हैं, जो सी वाला पॉइंट है, वो इसलिए मुड़ के आए हैं क्योंकि ये टकराए हैं न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डबल पॉजिटिव चार्ज हैं। तो आपको पता है पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं, तो रिपल्जन की वजह से जो ये वाले अल्फा पार्टिकल्स थे, जो अल्फा बीम्स थी, वो वापस आ गई थी। इस तरह से जो लार्ज एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए थे, तो इससे हमें ये बात पता चली स्टूडेंट कि ये वाली जो बीम्स थी, ये वाली जो रेडिएशंस थी, वो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब से गुजरी हैं। मतलब न्यूक्लियस के साथ थोड़ा सा टकराई हैं, टकराने के बाद जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई हैं। जैसे हमारे रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, या अगर हम कोई बाल फेंकें और उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, तो वो अपना रास्ता तब्दील करके दूसरी साइड से गुजर जाती है। तो इसके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो हैवियर पार्टिकल है, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये वाली बीम्स जब उसके साथ टकराएं तो ये लार्ज एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गई। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है ए वाला, वो इसलिए उसके अंदर जो है चली गई, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, क्योंकि हमने कहा है कि एटम के अंदर जो एटम बड़ा होता है, न्यूक्लियस छोटा होता है। एटम के अंदर बहुत सारी जो जगह है वो खाली है, तो एम्प्टी स्पेसेस होने की वजह से बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट चले गए थे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ए, बी और सी पॉइंट, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ज़्यादातर जो थे वो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड होकर ट्रैवल कर गए थे। बी में ये बताया गया कि सेम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ ऐसे थे स्मॉल एंगल भी डिफ्लेक्ट हुए थे और लार्ज एंगल पे भी डिफ्लेक्ट हुए थे। तो ये दोनों पॉइंट इसके ठीक है। जो तीसरा है, क्वेश्चनली एन अल्फा पार्टिकल ट्रैवल बैक फ्रॉम द फॉइल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि न्यूक्लियस के साथ जब वो टकराया है, तो न्यूक्लियस जो है वो हैवियर है हमारे पास, तो इसलिए जो है वो पीछे की तरफ आ गया है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी। इसने हमें एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया कि एटम जो है वो किस तरह से स्टेबल होता है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने हमें इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में भी नहीं बताया कि अगर न्यूक्लियस है, चलिए हमने कहा है कि एटम जो है वो बड़ा होता है, उसके अंदर फ्री स्पेस है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी तो होते हैं, लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसने एटम के स्पेक्ट्रा के ऊपर कोई भी बात नहीं की कि किस तरह से जो है जब एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज होगी तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा किस तरह से बनेगा। इन्होंने हमें कोई फिक्स एनर्जी लेवल्स के बारे में, ऑर्बिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी। फेल टू एक्सप्लेन केमिकल प्रॉपर्टीज़, और किसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिएक्शंस के बारे में नहीं बताया। तो कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स थे जो इन्होंने बताए थे रदरफोर्ड ने, तो इसलिए इस मॉडल का पढ़ना ज़रूरी था। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, एक नए मॉडल की तरफ। हमारा नेक्स्ट है नील बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। कि नील बोहर 1913 के अंदर एक साइंटिस्ट था बोहर, इन्होंने एक थ्योरी दी थी एटम के ऊपर। इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। इन्होंने हमें शेल्स का यानी कि ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, सो इलेक्ट्रॉन डू नॉट लॉस एनर्जी वाइल मूविंग इन दिस ऑर्बिट्स।
चूँकि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं तो वो किसी किस्म की कोई भी एनर्जी लॉस नहीं करते। तीसरा पॉइंट है ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स आर अलाउड। कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स ही अलाउ होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के नॉट एग्जिस्ट बिटवीन दिस फिक्स एनर्जी लेवल्स। के बहुत ही अहम पॉइंट है ये इस टॉपिक का कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो ऑर्बिट के ऊपर पाए जाते हैं, दो ऑर्बिट्स के दरमियान में नहीं रह सकते। ठीक है, सपोज़ करें एक घर है, मोहल्ले में बहुत सारे घर होते हैं, एक घर है और दूसरा घर है और घरों के दरमियान में गलियाँ होती हैं। बिल्कुल इस तरह से जो लोग होते हैं वो घरों में रहते हैं, वो गली के अंदर नहीं रहते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी ऑर्बिट, इनके ऑर्बिट उनका घर होता है, वो उसी ऑर्बिट के ऊपर ही रहते हैं, ऑर्बिट के दरमियान में नहीं रहते। चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी टू जंप फ्रॉम अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू अ हायर एनर्जी ऑर्बिट। ज़ाहिर बात है कि जब हम एक जो लोअर एनर्जी ऑर्बिट है वो नीचे की तरफ होता है, जो हायर होता है वो होता है ऊंचा। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या बुलंदी की तरफ चढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो बिल्कुल इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए, जिसको हम उसकी एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं कि अब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो गया है। इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी एज लाइट फोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अगर एनर्जी को एमिट करते हैं, खारिज करते हैं, तो वो लाइट की फॉर्म में होती हैं और इस लाइट की फॉर्म को हम कहते हैं फोटॉन्स। व्हेन दे रिटर्न फ्रॉम अ हायर एनर्जी ऑर्बिट टू अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट। लाइट बेसिकली एनर्जी की एक टाइप है जिसे कहते हैं कि लाइट एनर्जी। तो यही वाला इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आता है, क्योंकि नीचे वाले ऑर्बिट की एनर्जी कम है, ऊपर वाले की है ज़्यादा, तो यही जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। द एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज़ क्वांटाइज्ड। हर ऑर्बिट की एनर्जी क्वांटाइज होती है, मतलब कि फ़िक्स होती है। मीनिंगली ओनली स्पेसिफिक एनर्जी वैल्यूज़ आर अलाउड। मतलब कि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए या नीचे आने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो उतनी एनर्जी यूटिलाइज़ करेगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं कर सकता है। अगर वो उससे कम या ज़्यादा करता है तो वो सारे का सारा जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। और आपको पता है कि कायनात में हर एक चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी फिक्स अमाउंट में यूज़ करता है। द ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, यानी कि वो वाला ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है, पहला ऑर्बिट, हैज़ द लोवेस्ट एनर्जी एंड एनर्जी इंक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे ऑर्बिट्स का फासला न्यूक्लियस से ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि ऑर्बिट्स ऊंचे होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, तो उनकी एनर्जी भी लाजमी बात है इंक्रीज़ होती जाएगी। अब इसमें बोर ने हमें की फार्मूला दिया एनर्जी के रिलेशनशिप को बताने के लिए। वो फार्मूला हमारे पास E इज़ इक्वल टू एच वी। ई उसकी एनर्जी है, इसको आप डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि E1 और E2। जैसे पीछे हमने कंसेप्ट का जिक्र किया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है, हायर से लोअर ऑर्बिट में जाता है, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा ई इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1। मतलब E1 हमारे पास एनर्जी होगी लोअर ऑर्बिट की, E2 एनर्जी होगी हायर ऑर्बिट की। एच उसका प्लैंक कांस्टेंट है और भी हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। बोर एटॉमिक मॉडल, बोर ने जो हमें मॉडल दिया था, उन्होंने हमें ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स यानी कि शेल्स के बारे में बताया है। तो इस चीज़ को देख लेते हैं। ये जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर्ड पोर्शन है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसके इर्द गिर्द हमारे पास हैं ऑर्बिट्स। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो ये हमारा पहला ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2, दूसरा ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3, तीसरा ऑर्बिट एंड सो ऑन। जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। अब इन ऑर्बिट्स के अपने अपने नाम इंग्लिश के अंदर K, L, M, N और O। K जो हमारा ऑर्बिट है वो पहला है, L वाला दूसरा है, M तीसरा है, N चौथा है और O हमारे पास है पाँचवा। इस तरह से एनर्जी को भी इसी एक ही डायग्राम के अंदर बताया गया है। E1 पहले ऑर्बिट की एनर्जी, E2 दूसरे ऑर्बिट की और E3 है तीसरे ऑर्बिट की। इस तरह से जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं बोर मॉडल की कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब ये है, सपोज़ करें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास ओनली 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से अगर जो हमारा हीलियम एटम है, हीलियम, अगर हीलियम में अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दे He+ बन जाए तो वो भी हाइड्रोजन की कैटेगरी में आता है। तो इन्होंने जो है हमें हैवियर एलिमेंट्स के बारे में, जिनका एटॉमिक नंबर मास नंबर ज़्यादा होता है, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। इन्होंने एनर्जी के बारे में तो बताया है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, रिलीज़ होगी, लेकिन जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो एक ख़ास किस्म का स्पेक्ट्रा देती है। आगे जाके स्पेक्ट्रम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन्स के बारे में किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी।
इट फेल टू एक्सप्लेन जीमान एंड स्टार्क इफ़ेक्ट। जीमान इफ़ेक्ट बताता है कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में, और स्टार्क इफ़ेक्ट बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि ये एनर्जी जो है, जब स्पेक्ट्रा कैसे बनेगा, एनर्जी कैसे रिलीज़ होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में। कॉन्ट्राडिक्ट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये उसके अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो एक ऐसा टाइम आता है कि जब एक चीज़ की एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो गिर जाती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन भी कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो एक टाइम तो ऐसा आना चाहिए ना कि उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो न्यूक्लियस में गिर जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए जो है ये इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है। इट के नॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर बताता है ओनली, ये वेव नेचर के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं देता। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, ये हमें स्पेक्ट्रल लाइन्स चलो अगर बनती भी हैं या अगर स्पेक्ट्रा बनता भी है तो उन स्पेक्ट्रल लाइन्स के कोई इंटेंसिटी भी नहीं बताता कि उनकी जो लाइन्स बनेंगी वो शार्प बनेंगी या फिर लाइटर बनेंगी। इट के नॉट एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्डिंग, ये किसी केमिकल बॉन्डिंग किसी रिएक्शन के बारे में नहीं बताता। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है स्टूडेंट, मिलते हैं नए लेक्चर में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।